बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड की चार टाइप्स हैं जो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। एक है आयनिक सॉलिड और एक है कोवलेंट सॉलिड्स और मेटेलिक सॉलिड्स और मॉलिक्यूलर सॉलिड। यानी जो आप सॉलिड्स नहीं कह सकते, आप यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। बेसिकली सॉलिड की तो दो इकसाम है, अमारफस और क्रिस्टलाइन। ठीक है। आगे फिर क्रिस्टलाइन की जो हैं चार टाइप्स हैं। पहला है आयनिक, कोवलेंट, मेटालिक और सबसे पहले हमने आयनिक सॉलिड पढ़ना है। आयनिक सॉलिड वो सॉलिड होते हैं क्योंकि सॉलिड में ओवरऑल जो बॉन्डिंग है या बॉन्ड बना हुआ है वो पार्टिकल्स के दरमियान है, और वो जो बॉन्ड बनाने वाले पार्टिकल हैं अगर वो आयन्स हों, क्या हों, और उनके दरमियान आयनिक बॉन्ड हो। कौन सा बॉन्ड हो? तो देन सच काइंड ऑफ सॉलिड्स आर कॉल्ड आयनिक सॉलिड्स। मैंने आपके सामने बात लिखी है कि दो सॉलिड्स इन विच द बॉन्डेड पार्टिकल्स आर एंड दे आर बॉन्डेड टुगेदर थ्रू द, और वो आयनिक बॉन्ड के ज़रिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों, ऐसे सॉलिड्स जो हैं वो आयनिक सॉलिड्स कहलाते हैं। ऐसे सॉलिड्स। अब उसके बाद ये इनकी डेफिनेशन हो गई। उसके बाद है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में पहला पॉइंट लिखा है ज्योमेट्री। आपको पता है कि ये जितने भी आयनिक सॉलिड्स हैं इसमें जो आयन्स हैं वो बाकायदा तरतीब के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब उनके दरमियान हर आयन का दूसरे आयन से बराबर फासला है। हर आयन का दूसरे आयन से बराबर फासला है, इसलिए इनकी ज्योमेट्री बिल्कुल वेल डिफाइंड है। क्या है? अगर इनकी ज्योमेट्री वेल डिफाइंड है तो इसका मतलब ये है कि ये फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड से बिलोंग करते हैं। ये फिर किससे बिलोंग करते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड से। ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है कि रूम टेम्परेचर पर, आपको पता है इनके दरमियान बड़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। बड़ी ये इनके जो आयन्स हैं, मॉलिक्यूल नहीं, इनके आयन्स, दे आर वेरी टाइटली पैक्ड। दे आर वेरी, वो एक दूसरे के साथ बहुत टाइटली, मजबूती से पैक्ड हैं। इसलिए ये हमेशा एक हार्ड किस्म के सॉलिड कंसीडर होते हैं। एक सॉफ्ट नहीं है। सोडियम क्लोराइड को आप हाथ लगाएं, दैट इज़ वेरी हार्ड। इसलिए आयनिक सॉलिड जो हैं दे आर वेरी हार्ड। ये बहुत ज़्यादा हार्ड शुमार होते हैं। ये लिक्विड या गैस शक्ल में रूम टेम्परेचर पे नहीं पाए जाते। ये भी बात नहीं है कि आप इनको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यस, वी कैन कन्वर्ट। हम इनको लिक्विड बना सकते हैं, हम इनको गैस भी बना सकते हैं, बट दैट नीड वेरी हाई टेम्परेचर। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। अगर आप रूम टेम्परेचर पर बात करें तो रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड या गैस नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस आर प्रेजेंट ओवर हियर। नेक्स्ट भी बात इसी से मिलती जुलती, हार्डनेस। जाहिर बात है इनके दरमियान आयन्स बड़े टाइटली पैक्ड हैं, इसलिए ये सॉलिड बहुत ज़्यादा हार्ड हैं। दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। फिर उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? हाई होगा। क्लियर होगी बात? अब यहां पर मैंने एक लफ्ज़ लिखा है नॉन डायरेक्शनल कंपाउंड्स। मसलन देखें, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपको सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल ले लो। देखें, ये सोडियम आयन है, ये क्लोराइड, ये सोडियम, ये क्लोराइड, ये सोडियम, ये क्लोराइड, सोडियम, क्लोराइड, सोडियम, क्लोराइड, सोडियम, क्लोराइड। यहाँ पर मैं एक और लफ्ज़ लिख दूँ, फार्मूला यूनिट्स। जी देखें, हर क्लोराइड आयन सोडियम आयन से बराबर फासले पर है। हर क्लोराइड आयन सोडियम आयन से, और हर सोडियम आयन हर क्लोराइड आयन से। यहाँ पर किसी भी डायरेक्शन में हमें नहीं नज़र आ रहा कि बॉन्ड इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा, कि नज़र आ रहा है?
यानी अगर आप कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं ना, पर्टिकुलरली पता चल रहा है इन दो एटम के दरमियान है, यहां कोई पता नहीं चलता। यहां हर आयन बराबर फासले पर है, हर आयन दूसरे आयन से सेम रिलेशनशिप रखता है। अगर आप किसी भी आयन को उठाकर देख लें, इसको देख लें या इसको देख लें, हर आयन दूसरे आयन से बराबर फासले पर है और बराबर एनवायरनमेंट पर है। इसलिए पहली बात हम इनके लिए ये लिखते हैं कि इस शक्ल में, सॉलिड शक्ल में ये मॉलिक्यूल नहीं होते। सॉलिड शक्ल में ये मॉलिक्यूल, इनके लिए लफ्ज हम फार्मूला यूनिट इस्तेमाल करते हैं। सॉलिड शक्ल में हम कहते हैं दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ, हाउएवर इन द गैस फेज यू कैन से दे कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। गैस शक्ल में ये इकट्ठे हो जाएंगे, वहां पर इनके दरमियान जो फासला है वो खत्म हो जाएगा, फिर इनकी शक्ल बदल जाएगी, फिर ये मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन सॉलिड हालत में ये इसी तरह पाए जाएंगे। और इस तरह की जो शक्ल है, चूंकि हर एटम से बराबर फासला है, इसलिए हम लफ्ज मॉलिक्यूल इनके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर इनके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? फार्मूला यूनिट। वी यूज द वर्ड फार्मूला यूनिट फॉर दीज आयनिक कंपाउंड्स। और यही बात इनके दरमियान ये है कि इन जो आयनिक बॉन्ड होता है, याद रख ले, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। उसकी जब आयनिक बॉन्ड की कोई डायरेक्शन नहीं है तो फिर हम कहते हैं कि आयनिक कंपाउंड भी डायरेक्शनलेस है, नॉन डायरेक्शनल है। क्या है? तो ये नॉन डायरेक्शनल कंपाउंड है आयनिक कंपाउंड, इनको हम नॉन डायरेक्शनल कंपाउंड कहते हैं। क्लियर होगी बात? अब उसके बाद कह रहा है कि आयनिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है, जो ज्योमेट्री है, जैसे आर्थोरहम्बिक है, मोनोक्लिनिक है, कोई भी कंपाउंड है, वो कौन सी ज्योमेट्री को उबे कर रहा है, वो कह रहा है कि वो डिपेंड करता है उसकी रेडियस रेशो पर। किस पर? मसलन मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूँ, चलो फर्ज कर लें ये NaCl है, सही है? रेडियस ऑफ केटाइन बटा रेडियस ऑफ एनाइन। देखो तो ये क्या हो गया? रेडियस रेशो। क्या हो गया? मेरी बात फॉलो कर रही हैं? मतलब एक आयन का दूसरे आयन पर डिवाइड करने से जो आंसर आ रहा है वो रेशो है। मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ बुक्स इसको केटाइन ओवर एनाइन लिखती हैं, समटाइम एनाइन और केटाइन भी लिखा जा सकता है, ठीक है, लेकिन आमतौर पे केटाइन ओवर एनाइन लिखते हैं। ओके होगी बात? रेडियस ऑफ केटाइन टू रेडियस ऑफ एनाइन इज कॉल्ड रेडियस रेशो। वो कह रहा है किसी का भी स्ट्रक्चर जो है उसकी रेडियस रेशो पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? कह रहा है आयनिक सोडियम क्लोराइड एंड सीजियम फ्लोराइड, इनकी सेम ज्योमेट्री है, इनकी इसका मतलब इन दोनों की रेडियस रेशो सेम है, इन दोनों की रेडियस रेशो सेम है। क्लियर होगी बात? अब होगा क्या कि इन दोनों की रेडियस रेशो सेम है, इन दोनों की रेडियस रेशो सेम है। क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। तो हमने क्या पढ़ा कि स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड जो है वो रेडियस रेशो पर डिपेंड करता है और इन दोनों की रेडियस रेशो सेम है, इसलिए इनकी ज्योमेट्री क्या है? सेम है। ओके होगी बात? आगे है इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन। सॉलिड हालत में ये इंसुलेटर्स होते हैं, इनमें से बिजली नहीं गुजरती। सॉलिड हालत में बिजली नहीं गुजरती। अब याद रख लें, कंडक्टर्स हम दो तरह के पढ़ते हैं। एक वो कंडक्टर हैं जैसे मेटल एक कंडक्टर है, सोडियम एक कंडक्टर है, पोटाशियम एक कंडक्टर है, इसी तरह आयरन एक कंडक्टर है, ठीक है, सिल्वर एक कंडक्टर है, एल्युमिनियम कंडक्टर है। तो ये जितने भी कंडक्टर्स आप मेटल के पढ़ते हैं उनमें से बिजली गुजरती है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन की वजह से गुजरती है, ड्यू टू द मोशन, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बट इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी पास ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयन्स, ड्यू टू द आयन की वजह से गुजरती है। वो कैसे गुजरती है वी विल डिस्कस इन चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अभी आप सिर्फ इतनी बात याद रख लें कि आयनिक कंपाउंड्स जो हैं उनमें से बिजली गुजरती है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयन्स, आयन्स की मोशन की वजह से गुजरती है।
अब आइंस जो हैं, इन केस ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड की हालत में आपको पता है आइन फिक्स हैं, उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं और वो मूव नहीं कर रहे, इसलिए सॉलिड हालत में इसमें से बिजली नहीं गुजरेगी। लेकिन लिक्विड हालत में उनमें से बिजली इसलिए गुजरेगी कि आपने लिक्विड में उनके आइन को फ्री कर दिया है। अब वो आइन मूव करना शुरू हो गए हैं। जब आइन मूव करना शुरू हो गए हैं तो उनमें से फिर बिजली भी गुजर जाएगी। समझ आ गई मेरी बात की? क्लियर हो गया पॉइंट? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। आगे है, ये सवाल आ जाता है कि वो कंडक्टर्स सॉलिड हालत में इंसुलेटर्स हैं और लिक्विड हालत में कंडक्टर्स क्यों हैं? ठीक है, ये सवाल पूछा जा सकता है। अब ये बात वही है जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि आइंस बड़े स्ट्रांगली पैक्ड हैं, जाहिर बात है उनके दरमियान खाली जगह बहुत कम होगी। खाली जगह बहुत कम होगी तो वॉल्यूम क्या होगा? कम। वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। मेरी बात समझ में आ गई? तो सॉलिड जो है ना, ड्यू टू क्लोज पैकिंग ऑफ आइन की वजह से इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर होगी बात? अब एक पॉइंट रह गया है, ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या होता है? आप एक हथौड़ा लेते हैं, वो हथौड़ा लोहे के ऊपर मारते हैं, हैमरिंग करते हैं ऑन आयरन। आयरन टूटता नहीं है, बल्कि क्या होता है, थोड़ा पतला हो जाता है, मुड़ जाता है। इस एबिलिटी को मैलिएबल कहते हैं। मैलिएबल क्या कहते हैं? मैलिएबल। अच्छा, उसके साथ ये क्यों होता है? उसके साथ इसलिए होता है कि जब आप हथौड़ा मारते हैं तो उसके जो एटम्स हैं, उसके जो वो एक दूसरे से स्लिप होकर आगे पीछे हो जाते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? स्लिप होकर आगे पीछे हो जाते हैं। लेकिन जो आयनिक सॉलिड्स हैं, जब इसके ऊपर हथौड़ा लगेगा, इसके ऊपर हैमरिंग होगी, तो इसके साथ क्या होगा? इसके साथ सुन लें, पॉजिटिव आइन इसका कैसे है? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर हालांकि ऐसे नहीं था, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। जी देखिए, इसमें क्या होता है, जब हम हैमरिंग करते हैं तो नेगेटिव आइन के सामने आ जाते हैं, पॉजिटिव आइन के सामने आ जाते हैं। हालांकि इन्हीं में अल्टरनेट मैनर है ना, एक पॉजिटिव आइन है, दूसरा नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, पैकिंग तो इसी तरह हुई हुई है। लेकिन जब आप ऊपर से स्ट्रेस लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो सेम आइन की जो लेयर्स हैं वो आमने सामने आ जाएंगी। नेगेटिव आइन के सामने नेगेटिव और पॉजिटिव के सामने, जब पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव और नेगेटिव के सामने नेगेटिव आएगा तो वहां रिपल्शन कॉज होगी। वहां रिपल्शन की वजह से वहां से स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। और इस स्ट्रक्चर के टूटने को ब्रिटलनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं कि आयनिक सॉलिड्स जो हैं दे शो ब्रिटलनेस। आयनिक सॉलिड्स शो, आयनिक सॉलिड ब्रिटलनेस शो करते हैं। ब्रिटलनेस कैसे शो करते हैं? बोलिए। जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो सेम आइंस, सेम चार्ज्ड आइंस कम इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के सामने आ जाते हैं एंड दे कॉज रिपल्शन। और इस रिपल्शन की वजह से उसका स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है और इसको हम ब्रिटलनेस कहते हैं। क्लियर? तो आप यहां लिख सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स शो ब्रिटलनेस। आयनिक कंपाउंड शो। उसके बाद आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म, ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड ही शो करते हैं। आपने लास्ट टाइम पोटाशियम नाइट्रेट पढ़ा था। और इस तरह मुतअद्दिद कंपाउंड्स हैं जो आइसोमॉर्फिज्म और आयनिक कंपाउंड ही की प्रॉपर्टी है। यानी आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक सॉलिड्स। तो ये था हमारा आयनिक सॉलिड्स के बारे में। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके भाई, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।